तो स्वागत है आपका इस एक नए वीडियो लेक्चर में मेरा क्लास यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आज आप लोगों को 2015 में सीएससी यूपीएससी सीएससी 2015 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में जो कला और संस्कृति सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कला और संस्कृति भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो मेरा क्लास यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2015 में कला और संस्कृति से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके हिसाब से कला और संस्कृति के अंतर्गत आएगा और हम उसको इंक्लूड इसमें नहीं किए हैं। लेकिन जितना भी मुझे लगा कला और संस्कृति से जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको वो जो चारों क्वेश्चन है मैं उसका डिटेल अध्ययन करने वाला हूँ। और तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया। यानी कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा यानी स्टेटस दिया गया। पहला ऑप्शन है उड़िया, दूसरा में है कोंकणी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है असमिया। तो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जो हाल ही में ये 2015 की बात है, उस समय किस भाषा को दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। काफ़ी मतलब ये जो था 2014 में इसको दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। कौन सा भाषा था? उड़िया भाषा था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए होगा सही। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। पहला भाषा था तमिल को मिला था 2014 में, दूसरा संस्कृत था 2004 में तमिल को मिला था तमिल को, दूसरा था संस्कृत जिसको 2002 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसके बाद तेलुगु था जिसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसके बाद कन्नड़ था, उसको भी 2008 में ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसके बाद मलयालम है, उसको 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसके बाद उड़िया है जिसको जो ओडिशा में बोला जाता है उड़िया, ये जो उड़िया है इसको 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें उड़िया ही सिर्फ ऐसा है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। कोंकणी, भोजपुरी और असमिया को क्लासिकल लैंग्वेज का अभी तक दर्जा नहीं मिला है। तो हम जानते हैं थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित मापदंड तय किए हैं। यानी कि कोई भी लैंग्वेज शास्त्रीय लैंग्वेज होगा उसको दर्शाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित मापदंड दिए हैं। उन मापदंडों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला क्या है? उस भाषा की आरंभिक लिखित सामग्री इतिहास का बहुत प्राचीन होना चाहिए। यानी वह जो भाषा है उस भाषा का लिखित सामग्री, आरंभिक लिखित सामग्री या अभिलिखित इतिहास का बहुत प्राचीन होना चाहिए। यानी कि 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना। पहला इसका कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां उस भाषा के साहित्य लिखित सामग्री को मूल्यवान विरासत समझती हो। यानी कि उस भाषा को पढ़ने वाले जो पीढ़ियां हैं वो साहित्य या लिखित सामग्री को मूल्यवान समझती हो। तीसरा इसका क्या है इस भाषा के बारे में? उसकी साहित्य परंपरा मौलिक हो तथा किसी अन्य बोली समुदाय से ग्रहण की हुई ना हो। यानी कि उसका जो साहित्य परंपरा है वो क्या होना चाहिए? खुद का होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, जो किसी अन्य से ग्रहण किया हुआ नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसका मतलब शास्त्रीय भाषा घोषित करने का मापदंड है कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इससे निकलने वाली दूसरी भाषा के बीच अंतर भी हो सकता है। यानी कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इससे निकलने वाली दूसरी भाषा के बीच में अंतर भी हो सकता है। तो यही मापदंड है जो कि किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो निम्नलिखित युग्म है, ये जो दिया गया है, इस पे हमें कह रहा है विचार करने के लिए। एक तरफ तीर्थ स्थल दिया गया है, दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति दिया गया है, यानी कि वो अवस्थित कहाँ है उसके बारे में बताया गया है। पहला युग्म दिया गया है श्री शैलम, कहाँ है? नलमल्ला की पहाड़ी में, नलमल्ला की पहाड़ी में। दूसरा है अंकोर, ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ये कहाँ है? सातमाला पहाड़ियों में। उसके बाद तीसरा जो है पुष्कर, ये कहाँ है? महादेव की पहाड़ियों में। तो ये इसमें, इसके बारे में हमें इसमें बताया गया है कि ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मिलान करके तीर्थस्थल जहाँ अवस्थित है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, केवल एक ही जो दिख रहा है हमें इसमें, इस कथन में, जो श्री शैलम जो है वो नलमाला की पहाड़ी में अवस्थित है। बाद बाकी आप जो जितना ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी गलत है कथन, ये भी गलत है कथन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक ही होगा सही, यानी कि ए नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीर्थ स्थल और उसकी अवस्थिति में श्री शैलम का संबंध नलमला की पहाड़ियों से है, अतः यह युग्म सुमेलित है। शेष युग्म गलत है। श्री शैलम नलमला पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है, मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। यह आंध्र प्रदेश के कुरनाल जिले में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है, श्री शैलम शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों की मान्यता के अनुसार शक्तिपीठ वही अस्तित्व में आए जहां सती के अंग के टुकड़े, उसके धारण किए गए वस्त्र और आभूषण गिरे। यानी कि आपको पता होगा कि पुराणों में बताया गया है कि सती का टुकड़ा हुआ था जब उनके पिताजी द्वारा यज्ञ किया गया था। तो उस यज्ञ में महादेव और उनको आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो सती जो थी माता, वो गई वहाँ महादेव के साथ, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट कहना था कि जो किसी भी जगह अगर अपने मायके जाने का हर एक को हक होता है, लेकिन वहाँ पे महादेव की अवहेलना को देखकर उसको रहा नहीं गया और वो हवन कुंड जो था, उस हवन कुंड में कूद गई, जिसके कारण पूरा संसार जलने लगा, महादेव क्रुद्ध हो गए। तो ये कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु इस पृथ्वी के विनाश से बचाने के लिए सती को अपने जो मतलब उनके पास जो चक्र है, उस चक्र से क्या किए, विष्णु को सती को काट दिया गया, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो टुकड़े जहां जहां गिरे उसको क्या कहा? वो शक्तिपीठ नाम दिया गया। तो श्री शैलम शक्तिपीठ है। श्री शैलम क्या है? शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अंकोरवर जो है, ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सातमाला की पहाड़ी भारत के पश्चिम राज्य महाराष्ट्र में फैली है। यानी जो ओंकारेश्वर जो है कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन यहाँ जो सातमाला की पहाड़ी दिया गया है वो कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। यह स्थान हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमरेश्वर 2 मंदिर स्थित है। ये जो मतलब ओंकारेश्वर जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, यानी कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। यह स्थान हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना है। यानी यह स्थान किस आकार से बना है? ओम के आकार से बना हुआ है, जहाँ ओंकारेश्वर और अमरेश्वर 2 मंदिर स्थित है। यहाँ के ओंकारेश्वर और अमरेश्वर 2 मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट जो महादेव की पहाड़ियाँ, ये जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि पुष्कर राजस्थान के अरावली पहाड़ी में स्थित है। ये जो पुष्कर दिया गया है ये कहाँ है? ये राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में स्थित है।
अजमेर शहर में स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। यहाँ कीर्तन पूर्णिमा को पुष्कर मेला, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यानी कि तीसरा कथन भी क्या होगा, सही होगा। पुष्कर जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा। जैनियों की वंशावलियों में यह क्षेत्र पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। जिन दत्त सूरी ने यहाँ की यात्रा की वह लोगों को दीक्षा दी। जिन दत्त सूरी ने यहाँ की यात्रा की और लोगों को क्या दी, दीक्षा दी। यह क्षेत्र ऊँटों के व्यापार मेले के लिए भी जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है पुष्कर वाला, ये किसके लिए जाना जाता है, ऊँटों के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। ऊँटों के व्यापार के मेले के लिए भी जाना जाता है। तो इस आधार पे सिर्फ एक ही कथन क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि ए नंबर इसका सही होगा, यही कथन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक, कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। यानी कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो कथन दिए गए हैं, इस कथन में से सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था। यानी कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। यानी कि पहला है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, बी में दिया गया है धौली स्थित शैलकृत हाथी, उसके बाद महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उसके बाद डी में दिया है उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये धौली, ये जो है धौली स्थित शैलकृत हाथी, यानी कि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत से अध्ययन करते हैं, व्याख्या के आधार पे इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जो लिंगराज मंदिर है, ये लिंगराज मंदिर का निर्माण कब हुआ था। जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि 11वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद धौली का शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि महाबलीपुरम स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। और उदयगिरी के बराह मूर्ति जो था वो कौन था, गुप्तकालीन था। तो इस आधार पे जो आप देख रहे हैं कि धौली का शैलकृति ये कब था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा इसका सही आंसर। यानी कि इसका धौली की जो स्थित पहाड़ियाँ जो है यही इसका सही आंसर होगा। यानी कि ये जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ये कब हुआ था, 11वीं सेंचुरी में हुआ था इसका निर्माण। इसका क्या हो गया था, इसका 3री शताब्दी बीसी में ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसका 7वीं से 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। और जबकि उदयगिरी के वराह मूर्ति का निर्माण कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। आपको पता होगा गुप्त काल में इसका निर्माण कब हुआ था, गुप्त काल में इसका हुआ था निर्माण। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं। धौली जो है भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी, धौली भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय लगभग 260 ईसा पूर्व में करवाया गया है। धौली जो भुवनेश्वर में स्थित है उस धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय लगभग 260 ईसा पूर्व में कराया गया था। यह केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, परंतु नीचे से देखने पर यह स्मारकीय प्रतीत होता है। यानी कि यह 4 फीट ऊंचा ही प्रतिमा है, लेकिन नीचे से उसे देखने पर क्या होता है, स्मारकीय
प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर का वर्तमान स्वरूप 11वीं सदी में अस्तित्व में आया था। ये जो मंदिर था इसका अस्तित्व कब आया था? 11वीं सदी में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है उदयगिरी के गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में से 4 किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश उदयगिरी की गुफा जो है मध्य प्रदेश से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये 4वीं से 5वीं सदी में निर्मित हुई है। ये 4वीं से 5वीं सदी में निर्मित हुई है। गुफा क्रमांक 5 में विष्णु को वराह अवतार में उत्कीर्ण किया गया था, यानी कि ये विष्णु को वराह के रूप में उत्कीर्ण किया गया था। उसके बाद उदयगिरी की जो गुफा संख्या 5 में वराह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पत्थर को काटकर एक वराह अवतार की मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति का मुख वराह के रूप में है तथा शेष भाग मानवाकृत का है। पुराणों के अनुसार वराह विष्णु के हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया गया था। पुराणों के अनुसार वराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया था, यानी कि हिरण्याक्ष राक्षस जो था उससे पृथ्वी को उद्धार किया था। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में भुवनेश्वर व कटक जिले के निकट में से भी प्राप्त हुई है। यानी उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक जिले के निकट से भी प्राप्त हुई है। यहाँ 18 गुफाएं मिलती है। यह गुफाएं जैन भिक्षुकों के आवासीय परियोजना के लिए राजा खारवेल द्वारा बनाई गई थी। उदयगिरी का ये गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका और लास्ट पॉइंट ये है कि महाबलीपुरम का भव्य रथ गुफा मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था, यानी कि इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। तो ये इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो होगा सिर्फ बी नंबर ऑप्शन ही इसका क्या होगा? सही होगा, यानी कि धौली स्थित शैलकृत हाथी ही भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यानी कि 2015 में जो आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। बी नंबर ऑप्शन है। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। सी नंबर ऑप्शन है। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर थप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी। उसके बाद डी में है उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशम वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो यानी कि कलमकारी जो चित्रकला है उसके निर्दिष्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी ही क्या कहलाता है? चित्रकारी ही क्या कहलाता था? कलमकारी चित्रकला। यानी साउथ इंडिया में जो सूती वस्त्र होता था उसमें हाथ से की गई जो चित्रकारी थी उसी को क्या कहा जाता था? कलमकारी चित्रकला। उसका व्याख्या कलमकारी चित्रकला एक हस्तकला का प्रकार था जिसमें हाथ से सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती थी। ब्लॉक की छाप बनाई जाती थी। इसमें सब्जियों के रंगों में धार्मिक चित्र बनाए जाते थे।
यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। यानी कि कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहा कहते हैं। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़ों दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए हैं। प्रथम मछलीपट्टम कलमकारी एवं द्वितीय श्रीकला हस्ती कलमकारी जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध और मांड के घोल में डुबाया जाता है। बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है और इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधे, पत्तियों, पेड़ के छाल, तने आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कलमकारी जो कला थी इसके लिए इतना मेहनत से इतना वर्क किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा क्लास यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको अगर 2014 का भी चाहिए जो भी कला और संस्कृति का वीडियो है, क्वेश्चन या ऐसे जो जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जो जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया तो उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्त जो है उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें। और मेरा ये एम है कि इस वीडियो सीरीज के जरिए पिछले जो 1995 से लेकर 2019 तक का एग्जाम हो चुका है, उतना तक में जितना भी पीटी में, मेंस में और सीसेट के जरिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम एक डिटेल स्टडी करेंगे जो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे आप बांटिए, क्योंकि आपको पता होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सफल जरूर होंगे, बस मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।